और इस बीच 17,000 के पार निकलता हुआ निफ्टी दिन के हाई पॉइंट पर इस वक्त आपको नजर आएगा। आइए मुलाकात करते हैं एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स के दोनों खास मेहमानों से। राजेश पालिया साहब, विकास सेठी साहब तैयार हैं। पालिया साहब सुप्रभात, करें शुरुआत लॉन्ग टर्म पिक के साथ। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लॉन्ग टर्म पिक रहेगी सोनाकॉम, सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन। ये स्टॉक हमने लॉन्ग टर्म के लिए आज यहाँ पे सिलेक्ट किया है। ये स्टॉक में देखें तो एक अच्छी तेजी के बाद स्टॉक में पिछले कुछ हफ्तों से एक माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। स्टॉक में अब जिस तरीके से पिछले 5-7 वीक का अगर हम सेटअप देखें तो स्टॉक एक लोअर साइड पे बेस बना के यहाँ से एक वापस अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बनाते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक वापस अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है वापस इसमें अब स्ट्रेंथ यहाँ से बनते हुए दिख रही है। तो ओवरऑल सेटअप अगर हम देखें तो स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन में अभी यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके के इसके सेटअप है, ये स्टॉक में जैसे ही 700 रुपए के लेवल क्रॉस होंगे, एक स्टॉक वापस अपना एक अप ट्रेंड रिज्यूम करते हुए दिखेगा। और हमें लगता है इसमें लॉन्ग टर्म के टारगेट जो आना चाहिए वो आना चाहिए करीब 850 से लेकर 870 तक के अपसाइड के टारगेट हमें लगता है इसमें लॉन्ग टर्म में आते हुए दिख सकते हैं। 678 से लेकर 670 ये बाइंग रेंज सजेस्ट करेंगे और 640 का स्टॉप लॉस रखेंगे। तो सोनाकॉम, सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन ये बाय करने की सलाह रहेगी लॉन्ग टर्म स्टॉक। ओके, तो ये है आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिहाज से सोना बीएलडब्ल्यू, सोना कॉमस्टार, ये खरीदारी करने के रहा है, जो कि सेठी साहब का फेवरेट स्टॉक रहा है। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा किसी एक एक्सपर्ट ने रिकमेंड किया होगा तो सेठी साहब है। तो सेठी साहब की तरफ से धन्यवाद ले लीजिए उन्हीं से, और साथ ही उनकी लॉन्ग टर्म पिक भी। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, एंड थैंक यू राजेश पालिया जी। बाकी अनिल जी, इस स्टॉक को तो मैंने कई बार तो रिकमेंड किया ही है, सोना बीएलडब्ल्यू को। इन पिछले वीक ही एज अ शॉर्ट टर्म पिक भी रिकमेंड किया था। 645 के लेवल पे 685 के टारगेट थे, जो कि दूसरे दिन ही अचीव भी हो गए थे, और अभी भी स्टॉक 680 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक बेहतरीन क्वालिटी की कंपनी है और बिल्कुल अच्छी राय है राजेश पालिया जी की। लॉन्ग टर्म पे भी मैं इस स्टॉक पे बहुत ही बुलिश हूँ। ई इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट को प्ले करने का एक बहुत ही इनडायरेक्ट, एक बहुत ही अच्छा तरीका। अनिल जी, आज की जो मेरी लॉन्ग टर्म पिक है वो एग्री केमिकल स्पेस से है, जिस स्पेस पे भी मैं हाल ही में बुलिश रहा हूं, और मैंने 2-3 स्टॉक इन्होंने टारगेट मीट किया। स्टॉक का नाम है सुमितोमो केमिकल्स, जो कि अभी 425 के लेवल पे ट्रेड करता है। एक जापानीज पेरेंटेज वाली एग्री केमिकल्स और क्रॉप केयर बनाने वाली कंपनी है। भारत में 11% से ज्यादा का मार्केट शेयर है। बाकी फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं इसके। रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 22% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28-29%। एक जीरो डेट कंपनी है। और हाल ही में मैंने इंसेक्टिसाइड्स इंडिया रिकमेंड किया, जो कि काफी अच्छा किया। मेरे रिकमेंडेशन के बाद टारगेट्स मीट करते हुए और ऊपर गया। फिर हेरनबा किया था इसी सेगमेंट से। और बाकी जिस तरह से ये जो रशिया और यूक्रेन के वॉर के बाद एग्री केमिकल्स की वर्ल्ड वाइड शॉर्टेज देखी जा रही है, मुझे लगता है ये स्टॉक भी बहुत ही अच्छा करना चाहिए। तो आज लॉन्ग टर्म के लिहाज से इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह, और मेरा इसमें 9 से 12 महीने का टारगेट है 550 रुपए का। ओके, 550 रुपए के टारगेट के लिए सुमितोमो केमिकल्स में करें खरीदारी। ये राय हमारे सेठी साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के उस पार एक बहुत ही अहम, इंटरेस्टिंग, मजेदार सवाल मेरा आने वाला है बग्गा साहब के लिए। हाँ, बग्गा साहब के लिए। उसमें चाहे तो बाकी लोग भी अपनी अपनी विद्वता का, ज्ञान का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सबके लिए भी खुला है, जिसमें मुझे लगता है सेठी साहब को भी उस सवाल के मामले में बड़ा ज्ञान है। हमारे ट्विटर पे एक सवाल बता दूं क्या? पहले सवाल बताओ या उसी वक्त बताऊं? नहीं, बता देता हूं कि आप अपने विचार सोच के रखें। गौरव शुक्ला है हमारे ट्विटर पे, जिन्होंने कहा कि जैसा मैंने अभी कहा ना कि ऑब्जर्वेशन पावर, किसी का ऑब्जर्वेशन पावर बड़ा स्ट्रांग होता है तो सक्सेसफुल होता है। तो बग्गा साहब, सवाल गौरव शुक्ला जी का ये कि अगर किसी की वाइफ का ऑब्जर्वेशन पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो तो क्या वो आदमी भी सक्सेसफुल हो सकता है? देखिए, सेठी साहब ने हाथ जोड़ दिए। इस सवाल का जवाब लेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सबका। और निफ्टी और बैंक निफ्टी दिन के उच्चतम स्तरों पर पहुंचते हुए दिख रहे हैं, और 36,000 के पार हरे निशान में लौटकर अच्छी मजबूती के साथ बैंक निफ्टी लीडरशिप, और निफ्टी भी 17,000 के पार टिकता हुआ। जी बग्गा साहब, आपकी राय कि जिनकी बेटर हाफ उन पर ज्यादा नजर रखे, क्या उसका स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन पावर हो उनके लिए, बताएं सर। देखिए अनिल जी, आजकल तो रूल्स बदल गए हैं, बिकॉज सोशल मीडिया पे आप इतने एक्सपोज्ड हैं कि आप एक चीज बोलते हैं और लाखों लोग देख लेते हैं कि भाई अनिल जी कहाँ है, क्या है। तो
कोई ऑप्शन ही नहीं है अभी तो। अभी नॉट ओनली वाइफ बट पूरी पब्लिक आपको देख रही है। बट इसमें मैं एक पॉजिटिव निकाल के बोलूंगा कि अभी जो हाउस होल्ड डेटा आ रहा है 4.8% इक्विटी का एलोकेशन हो गया हाउस होल्ड सेविंग्स का, और उसमें अगर आप देखें जिस तरह से आपने ये इक्विटी कल्ट को बढ़ाया है, ये बहुत अच्छा है। इसको मैं पॉजिटिवली लूंगा कि इतने लोग मिलते हैं जो आप सोचेंगे कि इन्वेस्टर नहीं है, हाउसवाइफ्स हैं और छोटे छोटे शहरों से, और सब यही बोलेंगे कि यहां से हमने देखा, ये देखते हैं, यहां पे जो आप कहते हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज है। बाकी अब हस्बैंड वाइफ वगैरह तो मैं कहूंगा कि ये तो पुरानी बात है, ये तो चलता ही रहता है, दो तरफा ही रहता है। नहीं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है बग्गा साहब बहुत स्ट्रांगली कि अगर आपके बेटर हाफ आप पे ज्यादा नजर रखे तो आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। एक एग्जांपल आपको सामने लाइव दिखा सकता हूं, हमारे सेठी साहब देखिए सेठी कौन सेठी साहब को सक्सेसफुल है, इतने सक्सेसफुल है सेठी साहब, और वजह आपको पता चली गई अभी मैंने बताई है। इसको कहते हैं ये चाइना मैन आपने फेंका है। मूवी भी है वो लेफ्ट हैंडर की है कि वो इसको डिनाई करेंगे तो घर नहीं जा सकते, मान सकते हैं तो अब हाँ ना तो कर ही नहीं सकते, घर पे देखा जा रहा है सबके घर पे जी बिजनेस ही चलता है, कोई टेंशन वाली बात। सर साहब हाँ बोल दीजिए, ज्यादा नंबर बढ़ जाए शायद। अरे बिल्कुल अनिल जी, मौका आपको छूटता नहीं है, बाकी इसमें दो रहे मुझे क्या, किसी को भी पूछ लोगे तो वो अभी यहाँ पे बोलेंगे नहीं, बट बाकी मैं इस मामले में फॉर्चुनेट हूँ, और डेफिनेटली वाइफ के ऑब्जर्वेशन माँ बाप का आशीर्वाद तो सक्सेस का राज है ही है। और बाकी अनिल जी इसमें ऑब्जर्वेशन का एक एग्जांपल दूंगा कि जैसे कुछ काम करवाना हो वाइफ को, सबके साथ होता होगा, अगर मैं ऑफिस में हूँ और अगर उनको फोन करना है तो वो जो आप बोलते हैं ना मल्टीटास्किंग करते हैं, पहले टीवी चालू करके मार्केट कैसा है, मतलब मार्केट बढ़ा हुआ है घटा हुआ, जैसे आज अभी 200 पॉइंट निफ्टी टूटा हुआ, तो उस केस में वो कोई फोन नहीं करेंगे, कोई काम करेंगे। काम करवाना हो तो पहले निफ्टी पर है कोई वो क्या बात है, बढ़िया है सही साहब। तो ये कभी कभी बीच बीच में ये सारी चीजें आती रहनी चाहिए। चलिए आइए बढ़ते आगे, और जैन साहब से लेकर 10 की कमाई का स्टॉक, जैन साहब बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, जो 10 की कमाई का स्टॉक है सीमेंट सेक्टर फ्लेवर में है, और सीमेंट के बारे में बात कर रहा था तो गुजरात सिद्धि सीमेंट एक बढ़िया, अगेन गुजरात रिलेटेड स्टॉक्स में भी माहौल बना हुआ है, गुजरात अंबुजा है और एसीसी इनकी चली रही है, और इस सेक्टर में ऑलरेडी ये अंडर प्ले कर रहा है, पूरा सेक्टर ओवरऑल अंडर परफॉर्म कर रहा था, और रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट सर्टेनली अभी भी कोई इश्यूज रिजॉल्व नहीं हुए, बट अगर कोई स्टॉक बहुत अच्छा करेक्शन दे देता है और अपने 200 डेमास के आसपास आ जाता है और बाउंस बैक स्टार्ट हो जाता, तो मुझे लगता है कि दैट कैन बी अ गुड टाइम टू बाय द स्टॉक। तो ये स्टॉक को मैंने ऐसा नहीं कि पहले रेकमेंड नहीं किया, इस स्टॉक को मैंने मेरे जैन साहब के जेम्स के सीरीज में भी किया, और मैं ये जो स्टॉक की प्राइस है, इस प्राइस को देख के तो यही लगता है कि ये स्टॉक हमारे सुमित जी के रडार का स्टॉक है। बट यस, गुजरात सिद्धि सीमेंट अच्छे वैल्यूएशंस पे है, सेक्टर बढ़िया लग रहा है और बुक वैल्यू से भी नीचे चल रहा है, तो आई थिंक सर्टेनली वन कैन बाय द स्टॉक है। और टारगेट जो है 53 से 55। ओके, 53 से 55 के टारगेट के लिए करें आप खरीदारी गुजरात सिद्धि सीमेंट में। आइए बढ़ते आगे, न्यूज पर यूज सेगमेंट में भी आज हमारे साथ जो कंपनी कार्यक्रम में शामिल होगी गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले जल्दी से एक बार पोजिशनल पिक ले ली जाए। राजेश जी बताएं आपकी पोजिशनल पिक। अनिल जी पोजिशनल पिक है स्नाइडर इलेक्ट्रिक। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो एक वीकली सेटअप के हिसाब से एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहा है, और लास्ट वीक में वो पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पे विजिबल है, तो पोजिशनली हमें लगता है ये स्टॉक यहाँ से एक अच्छा अपमूव यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। 185 से लेकर 190 तक की अपसाइड हमें लगता है स्नाइडर इलेक्ट्रिक में आते हुए दिख सकती है। तो करंट लेवल पे यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। 130 का स्टॉप लॉस रखेंगे और 170 से 180 तक की अपसाइड के टारगेट हमें लगता है ये स्टॉक में पोजिशनल बेसिस पे आते हुए दिख सकते हैं। ओके, स्नाइडर इलेक्ट्रिक है वो स्टॉक जहां पर आपके लिए खरीदारी करने की राय। आइए बढ़ते आगे और पोजिशनल पिक ले ले सेठी साहब से भी। सेठी साहब ने सुमिटोमो केमिकल बताया लॉन्ग टर्म पिक के तौर पर। सेठी साहब बताएं सर। अनिल जी, जो आज की मेरी पोजिशनल पिक है थोड़ा रिपीटेटिव है, बिकॉज हाल ही में इस स्टॉक को मैंने रिकमेंड भी किया हुआ है। अनूप इंजीनियरिंग जो कि अभी 900 के लेवल पे ट्रेड करता है, कुछ दिन पहले भी मैंने 845 के लेवल पे इसको रिकमेंड किया था। ये जो एक भारत में जो केपेक्स की स्टोरी है उसका एक प्रॉक्सी प्ले है। छोटी साइज की कंपनी है, बट मुझे लगता है जिस तरीके से बजट में फोकस था केपेक्स के ऊपर, मैंने बजट वाले दिन भी इसको
रिकमेंड किया था इसको भी, और एआई इंजीनियरिंग भी मेरा एक पसंदीदा सेक्टर है, स्टॉक है इस सेगमेंट से। बाकी फंडामेंटली एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। ये कंपनी क्रिटिकल कंपोनेंट्स बनाती है और जिन सेक्टर्स को कैटर करती है, जैसे ऑयल एंड गैस है, पेट्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, पावर, फार्मा, इन सब सेक्टर्स को कैटर करती है। मुझे फ्यूचर इसका बहुत अच्छा लगता है, फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, अच्छे रिटर्न रेशियोज, एक जीरो डेट कंपनी, और एफआईएस भी 14-15% ओन करते हैं। फिर सुनील सिंघानिया जी का जो एबिकस फंड है वो भी अराउंड 5.79% इस स्टॉक में ओन करता है। तो हम बुलिश ऑन द स्टॉक, और मुझे लगता है इन लेवल्स पे खरीदना चाहिए। ये जो बाजार में गिरावट है, एक अच्छा मौका है स्टॉक को एक्वायर करने का, और 1000 का मेरा पोजिशनल टारगेट है, 870 का स्टॉप लॉस रखना है। अनूप इंजीनियरिंग इस पर करनी है खरीदारी। आज सुबह जैन साहब की पिक ऑफ द वीक में भी ये शामिल था, इनफैक्ट इस पर हाईलाइट भी किया था जैन साहब ने, और सेठी साहब को भी 1000 के टारगेट्स के लिए ये पसंद आ रहा है। 10 की कमाई। आइए कुछ और पिक्स बाकी हैं, विश्वेश जी के पास चलते हैं उनके स्टॉक आइडिया के लिए। विश्वेश जी बताएं सर। देखिए दीपांशु, मेरी ओर से जो 10 की कमाई का स्टॉक है वो है आईओएल, केमिकल और फार्मा। मुझे लगता है ये जो स्टॉक है ये काफी रीजनेबली प्राइस्ड है। 2800 करोड़ के मार्केट कैप पे 12.5 के पी पे मिल रहा है, और अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। 67% CAGR है लास्ट 5 ईयर्स का प्रॉफिट का। रिटर्न ऑन इक्विटी 52%, और ऊपर के लेवल से काफी अच्छा करेक्ट हो गया, 480-85 की रेंज में मिल रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही बेहतरीन है दीपांशु। दिस इज वन ऑफ दो स्टॉक शो, शायद आप लंबे समय के लिए भी होल्ड कर सकते हो। मुझे लगता है यहाँ पे ह्यूज मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, एंड एट द सेम टाइम टेक्निकली आल्सो इट इज गिविंग अ वेरी वेरी गुड सिग्नल। सो ऑन ऑल द पैरामीटर्स इट इज अ फॉर मी कंसेंसस बाय। तो यहाँ पे खरीदना है, क्योंकि हम टेक्निकल रिकमेंडेशन भी दे रहे हैं, तो हम स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह देंगे। मेरे हिसाब से 440 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, 540 और 600 का टारगेट रहेगा। और जिस हिसाब से स्टॉक के अंदर में एक लंबा कंसोलिडेशन हुआ है, आई वुड नॉट बी सरप्राइज शायद ये स्टॉक 700 या 800 के लेवल भी दिखाए। तो अगर नीचे आता है तो मैं और ऐड करने की सलाह दूंगा। इनफैक्ट मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस भी क्लोजिंग बेसिस पे मेंटेन करना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी गुड स्टॉक टू बाय फॉर मीडियम टर्म। ओके, आईओएल केमिकल ये है वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय विश्वेश जी की तरफ से आती हुई। आइए बढ़ते हैं, अब न्यूज पर यूज सेगमेंट का वक्त है, और आज बेहद इंटरेस्टिंग कंपनी हमारे साथ कार्यक्रम में हो रही है शामिल। गुजरात अंबुजा सीमेंट नहीं, एक्सपोर्ट्स, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, ये है वो कंपनी। आइए मुलाकात करते हैं। अहमदाबाद में स्थापित हुई 1991 की यह कंपनी कॉर्न स्टार्च डेरिवेटिव्स, सोया डेरिवेटिव्स, फीड इंग्रेडिएंट्स और कॉटन यार्न और खाने का तेल बनाने का काम करती है। ये कंपनी ये कारोबार करती है हमारे भारतीय बाजारों में भी और ग्लोबल मार्केट्स में भी। खाने पीने की चीजें, फार्मा और फीड उद्योग में कंपनी अपना बिजनेस करती है। आइए मुलाकात करते हैं। हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष गुप्ता साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। 30 साल का अनुभव है आपका, और 1991 से ही जब से कंपनी बनी तब से आप कंपनी में डायरेक्टर के तौर पर हैं, अब CMD है, प्रमोटर भी हैं कंपनी के। गुप्ता साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर समय देने के लिए। ये सबसे पहले तो सर ये इस साल शुरुआत के 4 महीनों में ही ये मक्के के दाम लगभग 40% बढ़ चुके हैं और पूरे 10 साल की ऊंचाइयों पर हैं, जो डेटा हमें बता रहे हैं। तो पहले तो ये बताएं सर, मक्के के दाम इतने तेजी से बढ़ने की क्या वजह आप समझते हैं? धन्यवाद आप मुझे यहाँ बुलाने के लिए। जी, मक्के के दाम इसलिए बढ़ रहे हैं अनिल जी, क्योंकि रशिया और यूक्रेन में जो अभी वॉर चल रहा है उसके कारण यूक्रेन दुनिया में 40 मिलियन टन मक्का एक्सपोर्ट करता है हर साल, और वो अभी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा। इसलिए मक्के के दाम ऑल टाइम हाई पहुंच गए हैं वर्ल्ड में। हालांकि अच्छी चीज ये है कि इंडिया में मक्का जो अभी 23-24 रुपए किलो है वो पहले भी हो चुका है। इंडिया के लिए कुछ नया नहीं है। 3 साल पहले मक्के के दाम इंडिया में 26 रुपए तक पहुंच गए। और मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही, इंडिया इज स्टिल एन एक्सपोर्टर ऑफ मेज। वी स्टिल हैव एम्पल मेज अवेलेबल इन दिस कंट्री, और अभी भी हमारा मेज दुनिया से काफी सस्ता है और अच्छे दामों में इंडिया में बिक रहा है। क्या बात है? और एमएसपी से 30% ऊंचा बिक रहा है, तो किसानों को भी अच्छा पैसा मिल रहा है। क्या बात है, ये बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज बताई कि हमारे यहाँ दाम 23-24 रुपए किलो के आसपास पहले भी हो चुके हैं और हम सरप्लस में हैं मक्का बेचे। अच्छा सर, अब आपकी कंपनी के हिसाब से बताइए, मक्के के दाम बढ़ने से आपकी कंपनी पर क्या फर्क पड़ता है?
मुनाफा बढ़ता है घटता है? क्योंकि आप जो स्टार्च के डेरिवेटिव्स कुछ बनाते हैं ना, जो मक्के से बनता है, तो जरा आपके ऊपर क्या असर पड़ता है वो बताइए। ऐसा है कि इंडिया में गुजरात अंबुजा जो भी मक्के के प्रोडक्ट्स बनाता है वो हमारा सीधा कंपटीशन चाइना से है, टर्की से है, रशिया से है, यूक्रेन से है। यहाँ हर जगह मक्के के दाम ऑल टाइम हाई पे है। इसके लिए प्रोडक्ट के प्राइसेस पिछले 2 साल में ऑल टाइम हाई पे हैं और मक्के के दाम और बढ़ने से प्रोडक्ट के प्राइसेस उसके साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए मक्के के प्राइस बढ़ने से फिनिश प्रोडक्ट के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। इसलिए कंपनी को रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज पे बहुत ज्यादा कुछ असर नहीं है। हालांकि चाइना का काफी हद तक मार्केट हमने कैप्चर कर लिया है और हर जगह इंडिया का माल अभी एक्सपोर्ट हो रहा है, फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका टू साउथ अमेरिका। सो मक्के के प्राइसेस से हमें ज्यादा इफेक्ट नहीं। अच्छा, उल्टा हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, मतलब आपकी कंपनी ज्यादा एक्सपोर्ट कर रही है। एक्सपोर्ट पिछले 2 साल में एटलीस्ट 60% इंक्रीज ही हुआ है, कम नहीं हुआ है। क्या बात, आपने नाम में भी एक्सपोर्ट रखा है सर, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट बढ़ना ही चाहिए। अच्छा, एक चीज और बताएं सर, आप सारी जो खाने पीने की चीजें हैं, एग्री कमोडिटीज में सारा बिजनेस आपका वही है, सोया, मेज, कॉटन यार्न, खाने का तेल, तो ये तो बड़े अनाप शनाप तेजी हो रही है इन सब में, तो आपको फायदा मिलता है कि आपके लिए तो रॉ मटेरियल है ये? नहीं सर, देखिए जो स्टॉक होता है उसमें तो इन्फ्लेशनरी फायदा मिलता ही मिलता है। हाँ, खाने पीने की तेल की चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई है, डबल हो चुकी है। हर चीज, हर रॉ मटेरियल प्राइसेस, एडिबल ऑयल प्राइसेस हो, कॉटन यार्न हो, सब कुछ डबल हो चुका है। तो इन्फ्लेशनरी फायदा तो मिलता ही है जो आपके पास स्टॉक है। और जब ज्यादा इन्फ्लेशन होता है तो डिमांड भी ज्यादा होती है। और हालांकि पिछले 2 साल में मैं आपको कहूंगा, जब से पैंडेमिक आया है, चाइना हमारा कंपटीशन जो बहुत सारी चीजों में वो हट गया है, बिकॉज वहां से इंडिया इज इन द सेंट्रल ऑफ द वर्ल्ड। हमारा फ्रेट रेट दुनिया के लिए काफी अच्छा है कंपेयर टू चाइना, इसलिए इंडिया को काफी फायदा है और हमारी कंपनी को भी उससे अच्छा ही रहा है। अच्छा सर, ये बताइए, आप पाम ऑयल के बिजनेस में भी हैं या उसमें नहीं है? पाम ऑयल के बिजनेस में भी है, हम लोग काफी पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं। और जो हालांकि न्यूज है, पाम ऑयल इंडोनेशिया ने परसों बैन कर दिया है। उससे जितने भी सोया, मस्टर्ड, सनफ्लावर प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं उनको आई वुड से टेम्पररी फायदा होगा, लेकिन कंज्यूमर के लिए अच्छा नहीं है। बैन और रिस्ट्रिक्शन को भी कमोडिटीज में अच्छा नहीं। तो सर फिर अब आप जो पाम ऑयल इंपोर्ट करते थे इंडोनेशिया से, अब तो हो नहीं, आप मलेशिया में भी उन्होंने ड्यूटी बढ़ा दी, तो कैसे निपटेंगे? सर ये बहुत मुश्किल सवाल का जवाब है, कैसे निपटेंगे। सब चीजों की कीमतें और बढ़ेगी, बिकॉज अर्जेंटीना, ब्राजील जो दूसरे इसके एक्सपोर्टर है सोयाबीन के, वो टेम्पररी फायदा उठाएंगे और प्राइसेस बढ़ाएंगे। ऑलरेडी यूक्रेन में सनफ्लावर नहीं है, रशिया ने प्राइसेस बहुत बढ़ा दिए हैं। सो ये पाम ऑयल बैन इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। ऑफकोर्स जिसके पास स्टॉक है उसके प्राइसेस रातों रात बढ़ गए हैं, लेकिन आने वाले टाइम के लिए आई थिंक ये एक्सपोर्ट बैन फ्रॉम इंडोनेशिया बहुत लंबा समय तक चलने वाला नहीं है, मेरा अनुमान है सर। लंबे समय तक नहीं चलेगा। लेकिन एक चीज जो सर इंटरेस्टिंग दिख रही है, आपकी कंपनी में एफआईज लगातार धीरे धीरे स्टेक बढ़ा रहे हैं। 30 जून को उनकी 2.5% के आसपास थी, अभी 31 मार्च के जो डेटा है 4.5% के आसपास पहुंच गए। परसेंटेज में भले ऐसा लगे 2% बढ़े, लेकिन बढ़ रहे हैं। और एफआईज ऐसे तो बिना मिले तो बढ़ाते नहीं होंगे, वो तो आपसे पूछेंगे, कंपनी के बारे में जानकारी भी लेंगे, आउटलुक भी समझेंगे, कैसे कर रही है, क्या कर रही है, आगे क्या है। तो किस वजह से इतना इंटरेस्ट आ रहा है सर? सर देखिए, हमारी कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट कॉर्न मिलिंग कंपनी है। आज हमारा मार्केट शेयर 25 से 26% इंडिया में कॉर्न के और कॉर्न प्रोडक्ट्स के जितने भी प्रोडक्ट्स निकलते हैं उसमें हम मार्केट लीडर हैं। और जैसा कि आपने देखा है पिछले 10 सालों तक कंसिस्टेंट कंपनी का ग्रोथ है। एक प्लांट के बाद दूसरा प्लांट लगाते हैं एंड सो ग्रोथ, सिस्टमैटिक ग्रोथ के कारण ही सब लोगों को कंपनी में इन्वेस्ट करने का अच्छा लगता है, इसलिए करते रहते हैं। 9 अप्रैल 2021 है ना दीप,
पिछले साल Yes, sir. ये 9 अप्रैल को हमने एसआईपी स्टॉक की सीरीज की शुरुआत की थी। ये पहला स्टॉक था बिल्कुल 136 रुपए 9 अप्रैल को। वहां पर हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट से लगभग 3 गुना हो चुका है जी। और वजह साफ ये थी कि कमोडिटीज के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं उसका फायदा कंपनी को मिलेगा। गुप्ता साहब बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए और पूरा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हमारे बाजारों में मक्के को लेकर और इसको लिखा बाकी सब कमोडिटीज के दाम को लेकर आउटलुक बताने के लिए धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू सर। आइए बढ़ते आगे और बग्गा साहब हमारे साथ हैं। अच्छा इस बीच इसमें पहले सेठी साहब भी कुछ राय देना चाहते हैं, उनकी भी रिकमेंडेशन लिस्ट में काफी वक्त रहा है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, बताएं सर। नहीं बिल्कुल अनिल जी, एक डेफिनेटली बहुत ही अच्छी कंपनी है और जिस तरह से इनका कामकाज चल रहा है आई थिंक ये स्टॉक ने अच्छे रिटर्न्स पिछले साल 1.5 साल में तो दिए ही हैं, बट यहां से भी अच्छे अपसाइड्स आ सकते हैं। तो आई वुड मेंटेन अ होल्ड एट दीस लेवल्स। फ्रेश बाइंग के लिए कोई भी गिरावट का इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा कमोडिटीज पर ही एक बग्गा साहब से राय लेनी है। अचानक से शुक्रवार और आज के बीच में हमारे यहाँ चाइना में दुनिया भर में मेटल्स के दाम बड़े तेजी से टूटे हैं और दूसरी तरफ खाने पीने की चीजों के ये कमोडिटीज के दाम बड़े बढ़ रहे हैं, पाम ऑयल पर भी रेस्ट्रिक्शंस आ गए। सर क्या हो रहा है कमोडिटी मार्केट्स में और अब थोड़ा डर लग रहा है लोगों को कि मेटल शेयरों में कहीं ऐसा तो नहीं कि टॉप बन गया अब यहां से नीचे ही जाएंगे, जिस तरह से चाइना में मामला बिगड़ता हुआ दिख रहा है। जरा एक बार सर आउटलुक बताएं आपका गाइडेंस में। जी अनिल जी क्या है, देखिए आईएमएफ वर्ल्ड बैंक दोनों के जो नंबर आए कि वर्ल्ड ग्रोथ स्लो डाउन हो रहा है, चाइना का जीडीपी कम आया पहले क्वार्टर के लिए, चाहे अनुमान से ज्यादा था बट पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम था और इस साल स्लो डाउन है। दूसरा है कि चाइना किसी कारणवश स्टिमुलस लेके नहीं आ रहा। मेरी उम्मीद थी कि फरवरी तक ही स्टिमुलस ये कुछ ले आएंगे बट लॉकडाउन होते जा रहे हैं। आपने पहले भी एक सवाल कुछ हफ्ते पहले पूछा था कि ये कोविड लॉकडाउन कितना गंभीर हो सकता है, तो अब नियरली 400 मिलियन लोग चाइना के पार्शियल या कंप्लीट लॉकडाउन में है और सबसे बड़ी खपत मेटल्स की कहाँ है, चाइना में है। तो यही मार्केट अंदाजा ये लगा रहा है कि अगर डिमांड नहीं आई या चाइना में स्लो डाउन रहा या कोविड बढ़ता गया और उसके चलते लॉकडाउन्स रहे तो मेटल्स की कहां पे इतनी डिमांड आएगी। इसका ये सबसे बड़ा कारण है मेटल स्टॉक्स का या मेटल की कीमतें कम होने का। आपको कोरिलेशन सबसे बड़ा मैं यही दूंगा कि जिस दिन चाइना का स्टिमुलस कुछ अनाउंस आता है एकदम से ये बढ़ेगा। ओवरऑल अगर चाइना का जीडीपी आप देखें सब कुछ वहां से इन्वेस्टमेंट से ही आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और फिक्स्ड एसेट क्रिएशन से। उनका जो कंज्यूमर का नंबर है वो काफी वीक है और ये काफी सालों से कोशिश कर रहे हैं कि कंजम्पशन नंबर स्ट्रॉन्गर बने, तो कहीं पे ये गिव अप करके फिर लौटेंगे स्टिमुलस के साथ और ये फिर मार्केट को बढ़ाएगा। ओवरऑल सुपर साइकिल है, सुपर साइकिल 5-6 साल 8 साल 10 साल चलती है, इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। उसके बीच में इस तरह के ठहराव जरूर आते हैं। पैनिक सेलिंग नहीं करनी है, नया आपको नहीं बनाना है पोजीशन तो ठीक है, बट जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उन पे बने रहिए, यहां से बढ़ेगा जरूर। वो 1 महीना 2 महीना 3 महीना क्या लगेगा वो कहना मुश्किल है, बट चाइना के स्टिमुलस आते ही आप देखेंगे इसमें तेजी से बढ़ोतरी होगी। एग्री कमोडिटीज में शॉर्टेज है, काफी ड्राउट रहा साउथ अमेरिका में, अर्जेंटीना ब्राजील जैसे इलाकों में। कनाडा में हमने देखा कि काफी कम है प्रोडक्शन, तो उससे सोया मेज जो मक्का है और वीट तो बिल्कुल बिकॉज यूक्रेन और रशिया जी इसके कारण आ रहा है, तो एग्री तो स्ट्रांग लग रहे हैं। बिल्कुल, तो एग्री कमोडिटीज पर अब थोड़ा ज्यादा फोकस बनेगा फिलहाल और वहां पर आप रखिए नजर, जैसे गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट की मैनेजमेंट भी हमें बता रही थी, बट कमोडिटी साइकिल अभी भी यहां पर कुछ एक्शन आगे बन सकता है। शुक्रिया सर हर बार की तरह हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्लोबल पिक्चर और बाकी सारे डेवलपमेंट्स समझाने के लिए। ये थे अजय बग्गा साहब का व्यू बाजार पर इस समय। आइए 10 की कमाई बाकी है जय ठक्कर की। जय बताएं 10 की कमाई का स्टॉक आपका। जी दीपांशु 10 की कमाई में आज जो स्टॉक मैंने चूज किया है वो है जीएसएफसी, जो करीब अभी 176 के आसपास दीपांशु ये ट्रेड कर रहा है।
ये स्टॉक मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छी अपसाइड हमें कुछ दिनों में दिखा सकता है। इसमें एक अच्छा अप ट्रेंड दीपांशु अगर आप देखेंगे तो 118 रुपए से लेकर 190-92 तक देखने मिली। इसमें एक इंपल्सिव मूव, क्लियर इंपल्सिव मूव अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इसमें देखने मिला। इंडिकेटर्स में क्लियरली एक अच्छा बाय क्रॉसओवर दिखना है। ऑल द डिग्रीज इफ यू से दी मंथली चार्ट से लेकर डेली चार्ट तक हर एक इंडिकेटर, हर एक डिग्री पर इसका मोमेंटम पॉजिटिव है। इट्स एब्सोल्युटली इन फेवर ऑफ द बुल्स। इसके जो टारगेट्स मुझे नजर आ रहे हैं, इट्स अबाउट द लेवल्स ऑफ 200। इसके टारगेट्स इनफैक्ट बन रहे हैं 206 के टारगेट्स के लिए आप खरीदे, 176 पर खरीदे 206 के टारगेट्स, मतलब नियरली अराउंड 30 पॉइंट की अपसाइड है दीपांशु। 161 का एक स्टॉप लॉस लगाया नीचे की तरफ, यानी कि 15 रुपए का एक आपका डाउन साइड रिस्क होगा। तो एग्जैक्टली आपका 1:2 का रिस्क और बनेगा जीएसएफसी में। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका फोर्थ वेव कंप्लीट हो चुका है 3 वेव करेक्टिव पैटर्न में। इधर से प्रीवियस स्विंग हाइज जो है इसको 192 की ओर निकलकर 206 तक के टारगेट्स हासिल कर सकता है। तो ये है आपके लिए राय जीएसएफसी में खरीदारी करने की, जय की तरफ से 10 की कमाई के लिए। आइए स्पेल मिड कैप स्टॉक्स की शॉर्ट टर्म पिक्स लेने का वक्त है। पालिया साहब बनाए शॉर्ट टर्म पिक। अनिल जी, शॉर्ट टर्म पिक रहेगी एप्कोटेक्स इंडस्ट्री। ये स्टॉक में देखें तो एक माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग के बाद स्टॉक ने वापस अपना एक अप ट्रेंड को रिज्यूम किया। प्रीवियस स्विंग हाई थे, वीकली चार्ट के हिसाब से वो भी ब्रेकआउट होते हुए दिखे। ग्राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हो चुका है। तो हमें लगता है जिस तरीके की स्ट्रेंथ अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम पर बनी हुई है स्टॉक में, हमें लगता है शॉर्ट टर्म के टारगेट आना चाहिए 560 से लेकर 570 तक के। करंट लेवल से स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे इसमें 470 का। तो ये है आपके लिए एप्कोटेक्स में खरीदारी करने के लिए। और सेठी साहब, आपकी पसंद का शॉर्ट टर्म पिक? बिल्कुल अनिल जी, जो आज का मेरा शॉर्ट टर्म पिक है त्रिवेणी इंजीनियरिंग, एक शुगर स्टॉक है। मुझे लगता है आज के बाजार में कंपैरेटिवली ये सेक्टर अच्छा कर रहा है और जिस तरह की तेजी हम शुगर स्पेस में देख रहे हैं, इस तिमाही के जो नतीजे आएंगे वो भी अच्छे रहेंगे। फिर एथेनॉल की अच्छी खासी स्टोरी चल रही है, क्रूड भी उबाल पे है, उसके कारण पेट्रोल डीजल के प्राइसेस भी बढ़े हुए हैं। तो ऑल इन ऑल ये पूरा सेक्टर अच्छा करना चाहिए। वहां से मैंने आज त्रिवेणी इंजीनियरिंग को पिक किया। फंडामेंटल्स अच्छे हैं। 350 के आसपास अभी ट्रेड करता है, 370 का टारगेट और 340 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है आपके लिए राय त्रिवेणी इंजीनियरिंग में खरीदारी करने के। आइए एक और इंटरेस्टिंग कंपनी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही। न्यूज पर न्यूज में आज 2 मैनेजमेंट है और दूसरा मैनेजमेंट वो है जिसका आईपीओ पब्लिक इश्यू कल से बाजार में खुलने की तैयारी में। आइए मुलाकात करते हैं कैंपस एक्टिव वेयर लिमिटेड से। कैंपस एक्टिववेयर ये है वो कंपनी जिसका आईपीओ कल से खुलने जा रहा है। पहले मैं आपको जल्दी से कंपनी के बारे में बता दूं, फिर आईपीओ की भी जानकारी दूंगा। 2008 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी, तब नाम था एक्शन रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, उसके बाद अभी जो डेटा है 2021 के वैल्यू के लिहाज से और वॉल्यूम के लिहाज से देश का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स और एथलीजर फुटवेयर ब्रांड बनाने वाली ये कंपनी है और करीबन इनका पूरा मार्केट शेयर जो है देश भर में वो 17% के आसपास का है। स्पोर्ट्स और ये जो इनका पूरा स्पेस है जहां पर ये लीडर है वहां 85% से ज्यादा मार्केट ये कवर कर लेते हैं। इश्यू की जानकारी ले लीजिए। 278 से 292 रुपए है ये प्राइस बैंड है कंपनी का। कल इश्यू खुलेगा। 51 शेयरों के लॉट साइज में आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम मतलब अगर आपको एक लॉट अप्लाई करना है तो 14,892 रुपए देने होंगे। 1400 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है और पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, फ्रेश इशू नहीं है। तो प्रमोटर्स इस इशू में अपनी थोड़ी हिस्सेदारी बेच रहे हैं और इस लिहाज से लगभग 8,900 करोड़ का मार्केट कैप होता है हायर बैंड पर इस कंपनी का। ये आपके लिए पूरी इशू की डिटेल्स। अब आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं कंपनी के सीईओ निखिल अग्रवाल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो अमेरिका से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री लेकर आए हैं और फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग सेक्टर में आपका 14 साल से ज्यादा का गहरा अनुभव है। अग्रवाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर समय देने के लिए। कल से आपका आईपीओ खुल रहा है, तो सबसे पहले तो आपकी कंपनी का बिजनेस मॉडल बताएं सर, किस तरह का कामकाज आपकी कंपनी करती है, हमारे दर्शकों को आसान भाषा में बताएं। थैंक यू अनिल जी, प्लेजर टू मीट यू फर्स्टली एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। तो देखिए, कैंपस इंडिया की लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट्स एंड लीजर फुटवेयर कंपनी है। वी आर अ डोमिनेंट प्लेयर इन द इंडस्ट्री विद अ 17 to 18% मार्केट शेयर इन द ब्रांडेड स्पोर्ट्स एंड लीजर मार्केट। अब हम कैजुअल सेगमेंट में भी एंटर कर गए हैं इन द लास्ट 2 to 3 years। तो हमारा ओवरऑल एड्रेसेबल मार्केट हो गया है अराउंड 25,000 करोड़।
तो उसमें जो ओवरऑल मार्केट शेयर है कंपनी का वो लगभग 5% के करीब आता है। अब लगभग 60% हमारी सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल से आती है, तो हमारा इंडिया का लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इन दी स्पोर्ट्स शू कंपनी, स्पोर्ट्स शू सेगमेंट, with about 400 plus distributors and about 19,200 plus geographically tagged retail touch points all across India. Also, 35% of our sales comes in from our e-commerce channel, जिसमें हम fastest growing brand है across all the leading marketplaces, and the 5% balance 5% of our sales comes in from our EBO network, जहां पे हमारे पास लगभग 115 हमारे अपने stores हैं, both in COCO and FOFO model. And the remaining part of the sales comes in from about LFS stores, जहाँ पे 800 plus touch points को हम cater करते हैं. So in short, we are the largest, let me say, the demand channel, omni channel network जिसको हम बोलते हैं, along with a very very strong brand pull. ठीक बात है, परफेक्ट। तो बेसिकली शूज बनाने का आपका बिजनेस है, जूते बनाने का बिजनेस, राइट सर? बहुत लोग बनाते हैं हिंदुस्तान में, अच्छे ब्रांडेड आपकी तरह वाले भी और अनब्रांडेड वाले भी चलते हैं। तो ऐसा क्या खास है आपके पास में जिसका फायदा आपको मिलता है? और दूसरा ये कि आप खुद बनाते हैं या बाहर से जॉब वर्क पर बनवाते हैं? जी देखिए, हमारे चार हमारे मोड्स हैं जिसको बोलते हैं, जो हमें डिफरेंशिएट करते हैं बाकी कंपटीशन से। तो नंबर 1, हमारे पास 35 साल का डिजाइन एंड इनोवेशन का एक्सपीरियंस है। तो हमारी सबसे लार्जेस्ट अपनी इन हाउस डिजाइन टीम है, along with a very exclusive relationship with China also, जहां पे हमारा एक डिजाइन हाउस बैठता है 25 डिजाइनर्स का। उसके बाद में हमारा लार्जेस्ट सप्लाई चेन नेटवर्क है, इसमें मोरलेस पूरा सप्लाई चेन नेटवर्क इन हाउस है हमारा, जिसमें हम कंप्लीट क्वालिटी कंट्रोल, कंप्लीट आईपी प्रोटेक्शन, वी मैनेज एवरीथिंग एंड टू एंड विद इन हाउस। थर्ड, हमारा लार्जेस्ट ओमनी चैनल नेटवर्क है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, लार्जेस्ट ऑनलाइन, again a lot of EBO stores, and third हमारा जो ब्रांड है, ऑफ कोर्स जो बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है, हमारा टॉप ऑफ माइंड रिकॉल इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन ऑल क्लासेस ऑफ इंडिया, एवरीवेयर इन मेट्रोज एंड टियर 1 along with tier 2 and tier 3 टाउन्स ऑफ इंडिया। तो tier 2 and tier 3 टाउन से लगभग हमारी 78% सेल आती है और 22 से 23% सेल हमारी मेट्रोज और tier 1 शहरों से आती है। अच्छा सर, जो इशू ला रहे हैं आप 1400 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है, सारा का सारा पैसा मतलब मेरे ख्याल से प्रोमोटर्स को जाएगा, प्रोमोटर अपनी स्टेक बेच रहे हैं। थोड़ा बहुत आपने नहीं सोचा कंपनी में भी लिया जाए पैसा? जरूरत नहीं है, या फिर जो 250 करोड़ का डेट है आपको लगता है ठीक है ये रहना चाहिए? जरा इसके बारे में बताएं। जी अनिल जी, थोड़ा सा मैं करेक्ट करूंगा आपको। तो लगभग हम कंपनी 15.8% से सेल कर रही है एज ए कंपनी। अच्छा, फॉर 1400 करोड़ ये ऑफर फॉर सेल है कंप्लीटली। ओके। EPG और QRG हमारे दो प्राइवेट इक्विटी पार्टनर्स हैं जो हमारे साथ 2017 से साथ में मेहनत कर रहे हैं। तो वो दोनों मिलके लगभग 12% अपनी शेयर होल्डिंग बेच रहे हैं और बाकी प्रमोटर्स फैमिली से हम खाली 4% की स्टेक होल्डिंग बेच रहे हैं। तो पोस्ट द IPO promoter family will still hold about 74% of the shareholding and private equity will still hold about 10%. तो लगभग 84% हो जाता है। बाकी जो 16% है वो हमारा फ्री फ्लोट रहेगा मार्केट में। अब इसका कारण यह है कि जैसे एक तो एज यू नो कि एक प्राइवेट इक्विटी प्लेयर की फाइनाइट फंड लाइफ होती है, तो कुछ टाइम बाद उनको एक पार्शियल एग्जिट लेना पड़ता है। तो उनको भी अब 5 साल हो गए कंपनी में, तो एक कारण वो है। दूसरा कारण है कि हमने जो एक स्केलेबिलिटी अब अचीव कर ली है कंपनी में, तो हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है दे हैव गॉन अप सिग्निफिकेंटली इन द लास्ट 3 years। हमारा लगभग 21% का एबिटा आता है कंपनी में और 10 से 11% का पैट आता है। और इन नंबर्स पे हम बहुत ही हेल्दी मार्जिन पे ऑपरेट कर रहे हैं। हमारा बहुत ही हेल्दी ऑपरेटिंग कैश फ्लो है। तो एज अ मैनेजमेंट एंड एज अ बोर्ड एवरीबडी डिसाइडेड कि हमें प्राइमरी फंड की जरूरत नहीं है, बिकॉज डेट लेवल, नेट डेट टू इक्विटी लेवल इज ऑल्सो लेस देन 1, सो इट्स अबाउट 0.7। तो हम इक्विटी कंपनी में ज्यादा है डेट से। परफेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि रेवेन्यू में और प्रॉफिट में बड़ी हेल्दी ग्रोथ है आपकी, इसमें कोई डाउट ही नहीं। अच्छा तो सर एक चीज बताइए कि आपका कैपेक्स प्लान भी है, तो कितनी आप कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं? और मेरे ख्याल से 100 करोड़ के आसपास का 218 करोड़ का आप कैपेक्स ऑलरेडी कर चुके हैं, 100 करोड़ का और कर रहे हैं। तो कितना कैपेक्स अभी करने का प्लान है, कब तक पूरा होगा, इससे कैपेसिटी कितना बढ़ेगी? और बीच बीच में कभी कभी किसी साल में आपका कैश फ्लो नेगेटिव हो जाता है, क्या कैपेक्स की वजह से? ये तो अनिल जी, इसमें एक्चुअली इंटरेस्टिंग पार्ट ये है हमारी इंडस्ट्री का कि हमारी केपेक्स इंटेंसिव इंडस्ट्री नहीं है। हमारा
एक एसेट टर्न है, तो लगभग मैं आपको एक थंब रूल बताऊं अगर, तो हमारा 100 करोड़ के केपेक्स पे हम 500 से 600 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। उसके ऊपर अगर आप अनदर 100 करोड़ का वर्किंग कैपिटल लगाएं तो 200 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पे हम 500 से 600 करोड़ का रेवेन्यू, मीनिंग लगभग 110 से 120 करोड़ का एबिटा। तो हमारा अगर हम 100% फुल यूटिलाइजेशन पे प्लांट को चलाते हैं तो हम लगभग 50 से 60% का रोसी जनरेट कर सकते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो हमारा अभी दिसंबर में आया है लगभग 32% टिल दिसंबर, राइट। तो दीज आर वेरी हेल्दी मार्जिन, वेरी हेल्दी रोसी। इससे दिस इज द हाईएस्ट रोसी इन द एंटायर फुटवेयर इंडस्ट्री। जहां तक ओसीएफ की बात है, जो आप जीरो देख रहे हैं दिसंबर तक, उसका कारण ये है कि हमारा थोड़ा सीजनैलिटी है, तो लगभग 40% हमारा रेवेन्यू आता है फ्रॉम फर्स्ट हाफ एंड 60% रेवेन्यू आता है फ्रॉम सेकंड हाफ। तो उस कारण से जब आप Q4 के रिजल्ट देखेंगे तो आपका वो डाउट भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अच्छा निखिल जी, एक आखिरी सवाल आपसे जो पूछना है, ज्यादातर आपकी सेल्स नॉर्थ इंडिया में है, कोई विशेष वहां के लायक जूते आप विशेष बनाते हैं या वहां पर मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बड़ा स्ट्रॉन्ग है? नहीं सर, तो एक्चुअली इसमें क्या रहा है कि जब कैंपस शुरू हुई तो हमने नॉर्थ से ही शुरू किया कैंपस को, राइट। तो ये 2006 से जब कैंपस ब्रांड को हमने शुरू किया, मेरे फादर ने, जो हमारे चेयरमैन है मिस्टर HK अग्रवाल, उन्होंने इस कंपनी को खड़ा किया है। एंड तो हम बेसिकली नॉर्थ ईस्ट, सेंट्रल एंड ये हमारी बहुत कोर मार्केट्स रही हैं, तीनों सेगमेंट्स। वेस्ट एंड साउथ इंडिया में हम पिछले 3 साल से ज्यादा अग्रेसिवली गए हैं, जहां पे हमने बहुत अच्छा एक मार्केट शेयर ले लिया है। तो आज हमारा लगभग 25% से 28% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आता है वेस्ट और साउथ इंडिया से, और बैलेंस हमारा आता है फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल। तो यही कारण है और कोई कारण नहीं है। प्रोडक्ट हमारा पोर्टफोलियो इंडिया में लार्जेस्ट पोर्टफोलियो है। वी मेक मोर देन 2000 एक्टिव स्टाइल्स, तो 600 डिजाइन बनाते हैं लगभग। किसी भी गिवन पॉइंट पे 600 डिजाइन रहते हैं कंपनी में, उसको आप 3 से 3.5 कलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 एक्टिव स्टाइल्स पे हम ऑपरेट करते हैं, विच इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव पोर्टफोलियो इन दिस इंडस्ट्री। ठीक बात है। धन्यवाद निखिल जी समय देने के लिए, और कल से आपका आईपीओ खुल रहा है, हमारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि कैपिटल मार्केट में जो पारी की शुरुआत आप करने जा रहे हैं बड़ी सक्सेसफुल हो आपके लिए, आपके प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स और होने वाले आगे जो शेयर होल्डर्स है उनके लिए वेल्थ क्रिएशन करने का काम आपकी कंपनी करे। शुक्रिया सर। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो निखिल अग्रवाल साहब बताते हुए अपनी कंपनी की योजनाओं के बारे में। कैंपस एक्टिववेयर ये है वो कंपनी जिसका आईपीओ कल खुलने जा रहा है, 28 तारीख तक खुला रहेगा। कल सुबह करेंगे विश्लेषण, बात करनी है, राय तो लेनी है आपकी। परंपरा बरकरार रहेगी बिल्कुल, तो परंपरा के साथ बिल्कुल कल सुबह। और परंपरा बाकी है जय ठक्कर से हमें लेनी है ना अभी पिक के लिए। हाँ तो नहीं, मैं आपकी हिमांशु जी की 10 की कमाई की पिक बाकी है। हिमांशु जी बताएं सर। जी अनिल जी, 10 की कमाई के लिए जो स्टॉक मुझे यहाँ पर पसंद है वो है जयंत एग्रो ऑर्गेनिक्स। 306 रुपए के आसपास के करंट लेवल्स हैं अनिल जी। करीब 900 करोड़ का मार्केट कैप है अनिल जी, और कंपनी लगभग 50 साल से काफी एक्टिवली अपना बिजनेस कर रही है। कैस्टर सीड्स और कैस्टर ऑयल से डेरिवेटिव्स बनाने में एक बड़ा मेजर प्लेयर है। अनिल जी चार्ट पर एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है, सिर्फ 9 के पीई मल्टीपल पर अवेलेबल है। तो मुझे लगता है कि इसको पोजिशनल तौर पर एक्यूमुलेट करें, 3 से 6 महीने का लक्ष्य अगर रखें तो मुझे लगता है कि 375-400 तक के टारगेट्स आते हुए नजर आ सकते हैं। 270 का एक स्टॉप लॉस अगर चाहे तो लगाकर जयंत एग्रो ऑर्गेनिक्स में खरीदारी की राय है 10 की कमाई के तौर पर। और अगर ये बीटीएस की है अगर समय हो, बीटीएस से तुरंत बिना बिगुल वाला दे दीजिए। और जयंत एग्रो से याद आया, जय को भी देना एक तो इससे पहले जयंत एग्रो के बाद बोले आप जल्दी से बीटीएसटी का स्टॉक बता दीजिए। अनिल जी खरीदना है आदित्य बिरला कैपिटल को। यहां पर अनिल जी हमने देखा कि आज अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है, फ्यूचर्स में एक अच्छा लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिला है। और 115 के स्ट्राइक पर जहां पर सबसे एक विजिबल कॉल राइटिंग का हर्डल था वो ऑलरेडी यहां पर ट्रैप होते हुए नजर आ चुके हैं। एक्सपायरी का वीक है, मुझे लगता है यहां पर एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग आते हुए देखने को मिल सकती है। 114 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ एबी कैपिटल के फ्यूचर्स में खरीदारी करके चलने की सलाह है। 122 रुपए का टारगेट मुझे लगता है यहां पर आते हुए नजर आ सकता है। ओके तो ये आपके लिए एबी कैपिटल में खरीदारी करने की राय। आइए जय की तरफ से जैकपॉट के लिए बिगुल हो जाता था जय, लेकिन वो हिमांशु जी की पिक आ गई तो बिगुल का टाइम बचा नहीं। बता दीजिए आपकी पिक वैसे ही। कोई बात नहीं जी, बिल्कुल अनिल जी। और फार्मा खरीदना है, इसका 650 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे 13 रुपए 14 रुपए के रेंज में अनिल जी। रिस्क और पॉइंट ऑफ व्यू मुझे बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। ये 8.5 का आपको एक
स्टॉप लॉस रखना होगा अनिल जी। पहला टारगेट जो इसका निकल कर आ रहा है वो है 22 रुपए का, दूसरा टारगेट है 32 रुपए का अनिल जी। सो 30 रुपए के ऊपर जा सकता है। रीजन अनिल जी मुझे ऐसा लग रहा है कि 680 690 तक ये स्टॉक जा सकता है यही वीक में, यानी कि अगर आप देखें तो इसकी इंटरेस्टिंग वैल्यू लगभग 30 से 40 रुपए की हो जाएगी अनिल जी। इसीलिए मैंने अग्रेसिव टारगेट्स दिए 8.5 के स्टॉप लॉस के साथ 22 और 32 के टारगेट्स के लिए। औरोबिंदो फार्मा का 650 के स्ट्राइक का कॉल खरीदे। टेक्निकली भी बहुत ही बढ़िया एक लीडिंग डायगोनल पैटर्न फॉर्म हुआ है। आई डोंट थिंक ये स्टॉक ये वीक में 650 के नीचे जाना चाहिए और मिनिमम बाउंस बैक इसका 680 690 की रेंज में हमें देखने मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए ये है आपके लिए राय औरोबिंदो फार्मा में खरीदारी करने की कॉल ऑप्शन पे। क्या बात, बहादुर कॉल है ये वाला, एकदम मजबूत। औरोबिंदो का फार्मा में कोई खरीदने के बारे में सोचे वो भी अपने आप में ब्रेव, हाँ ब्रेवरी वाला काम है। चलिए आइए विदा लेने का वक्त है। जय ठक्कर, साथ ही वागले साहब, सुमित जी, हिमांशु जी, राजेश पालिया साहब, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। और आप सबसे निवेदन है अपनी अपनी जगह पर आप खड़े हो जाएं। देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम शो का समापन। जय हिंद।